Hello, welcome to NIT Mentors. So today we are going to start our chapter first of class 11th, which is basically sets. So before starting, let me introduce myself. I am Dhananjay. I am from NIT Andhra Pradesh, and I am doing my electronics degree over there. तो अब लेक्चर्स होने कैसे वाले हैं बेसिकली मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स में मैं आपको ये डिस्क्राइब कर दूंगा। तो हमारा जो मेथडोलॉजी है बेसिकली वो ऐसे होने वाला है कि देखिए, मेरा एक की कॉन्सेप्ट रहता है। मेरा एक की कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्रैक करना है इस मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए आपको बेसिकली उसका एक कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह इसमें रट के भी काम चला सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। हमारा जो मेन प्रायोरिटी रहेगा वो हमारा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रहेगा, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली सारे ट्यूटर्स ऐसे ही करते हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। लेकिन देखिए, डिफरेंस क्या है कि राइट ना आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड आई हैव पास दिस फेस। तो मेरे को पता है कि हाँ, इस टाइम पे एक स्टूडेंट का जो आइडियोलॉजी होता है वो होता कैसा है, वो सोचता किस तरीके से है, वो करना क्या चाहता है, और उसको एक टीचिंग चाहिए कैसी। ठीक है, तो बस उसी चीज़ के हिसाब से चलेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आपका चैप्टर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। बेसिकली इसको सेट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, देखिए, पहले मैं आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग सिखा देता हूँ, जिससे आप कुछ पेपर में लिख भी पाए। ठीक है, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहो या एलिमेंट्स कहो, एक ही बात है। ठीक है, ये तो अच्छी खासी डेफिनेशन हो गई। तो बेसिकली सेट होता क्या है, एक सेट जो है एक वेल डिफाइंड, मैं दोबारा इस चीज़ पे नोटिस कर रहा हूँ, वेल डिफाइंड। देखो, कलेक्शन है सेट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कलेक्शन है, लेकिन कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जैसे कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा थ्योरी बताना पसंद करूंगा, मैं इस महाशय के बारे में बताऊंगा। इनका नाम है जॉर्ज केंटर। तो आपको जो भी परेशानियां हो रही हैं इस चैप्टर को पढ़ने में या आगे जो होने वाली हैं, वो इन महाशय की वजह से हैं। 1817 में इन्होंने इस थ्योरी का आविष्कार किया था। एक अच्छे बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, मतलब थे। तो इनका नाम जॉर्ज केंटर है। बस इससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो बेसिकली अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब बेसिकली आप वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से समझ कैसे रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कॉमन एग्जांपल रहता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हम क्वेश्चन क्रैक कर पाए, तो ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताता हूँ। आपने बचपन से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपने बचपन से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, डॉट 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 जेड तक। ये क्या है, बेसिकली ये एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। अब मैं इसमें से आपको बोलूं कि भाई मेरे को तुम वॉवल्स का कलेक्शन निकाल के दो। अब तुमको पता है कि वॉवल भाई एक्स तो होता नहीं है, वॉवल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये एक सेट है, अभी बताता हूँ कैसे। ये सेट कैसे है, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात, ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है क्यों है, क्योंकि एक वॉवल का सेट है। आपने इसको एक नाम दिया है वॉवल, ये कोई अब अल्फाबेट नहीं रहा, अल्फाबेट है बेसिकली, कॉमन अल्फाबेट नहीं है।
आपने इसको वेल डिफाइंड किया है कि हाँ आई नीड अ वॉवल, और ये कलेक्शन है बेसिकली. सो इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. सो बेसिकली वी कैन कॉल इट अ सेट. समझे? तो अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे कि ये एक सेट है. अब ये सेट कैसे है? अब तुम बोलोगे भाई तुमने सारी की सारी तो स्टेट डाल दी. नहीं, ऐसा नहीं है. हर एक स्टेट का एक अपना नाम है, एक अपनी आइडेंटिटी है, वो वेल डिफाइंड है. अब तुम इसमें भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट्स नहीं डाल सकते. ठीक है, तुम इंडिया की डाल रहे हो क्योंकि मैंने इंडियन यहाँ डिफाइन किया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा इंडियन स्टेट्स आएगा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वो एक सेट होगा. अब सेट होता क्या नहीं है. ठीक है, जैसे कि मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ और इसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करता हूँ. सपोज करो एक कॉलेज है तुम्हारे पास. ठीक है, मेरा ही कॉलेज ले लो बेसिकली. इतना दूर कहाँ ही जाओगे. मेरा कॉलेज है NITAP. ठीक है, अब इस NITAP में दो लड़के रहते हैं. एक लड़का रहता है सचिन और एक लड़का रहता है अमित. ठीक है, अब इन दोनों से पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू यू डिस्क्राइब द बेस्ट डिशेस. ध्यान से सुनना. डिस्क्राइब द बेस्ट डिशेस विच आर बीइंग, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, मेड इन कॉलेज मेस. देखो ये एग्जाम्पल तुम लिखना चाहो या लिख सकते हो. ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम लास्ट में नोट्स खोलो और तुम्हें ध्यान ही ना रहे सेट होता क्या है क्या नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि आगे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं. बेसिकली एक फंडामेंटल चैप्टर है, इस पे आगे के कुछ जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो डिपेंड है. ठीक है, तो अब भाई इन दोनों से पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू यू जो मेस में खाने की डिशेस बनती हैं उनमें से बेस्ट डिशेस कौन सी हैं. अब जो हमारा सचिन है उसने A, B और C डिश बोली, और जो हमारा अमित है उसने P, Q, R बोला कि हाँ सपोज ABC and PQR डिशेस नेम्स. भाई ABC डिश सचिन को पसंद आती है और PQR डिश अमित को पसंद आती है. शायद दिख नहीं रहा है, एक सेकंड एक सेकंड. PQR. ठीक है, तो PQR अमित को पसंद आती है. ठीक है, अब तुम क्या इसको वेल डिफाइन कह सकते हो? तुम इसको वेल डिफाइन नहीं कह सकते क्योंकि जो डिशेस हैं वो डिफाइंड ही नहीं है यार. सचिन के पर्सपेक्टिव में ABC आर द बेस्ट डिशेस और अमित के पर्सपेक्टिव में PQR आर द बेस्ट डिशेस. तो तुम उसको कैसे वेल डिफाइन कह सकते हो? वेल डिफाइन तो तब हो जब वो एक ग्लोबली डिफाइन हो. ठीक है, जैसे एक वॉवल है वो ग्लोबली डिफाइन है. तुम यूनाइटेड स्टेट में जाके ये नहीं कह सकते भाई एक्स इज ऑल्सो वॉवल, है ना, कि यूनाइटेड स्टेट्स वाले अपना अलग ही वॉवल लेके चल रहे हैं, इंडियन स्टेट्स वाले अपना अलग ही वॉवल लेके चल रहे हैं. तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, एक ग्लोबल फैक्चुअल थिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. अब यहाँ पे दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है. सचिन में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, अमित में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली एक सेट नहीं है. ठीक है, अब मैं एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, साथ के साथ भाई नोट डाउन करते रहना. कॉपी पेन कृपया लेके बैठे. मुंह उठा के आ जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है, बाद में कहना लेक्चर समझ नहीं आया. हाँ, मैं भी ऐसे ही करता था. समझ क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, तो अब जैसे भाई मैं हूँ. ठीक है, मैं हूँ और मैं बोलता हूँ यार सेट ऑफ ऑल बर्ड्स इन स्काई.
ठीक है। अब बात ऐसी है कि ये भाई एक सेट बन सकता है, लेकिन दिक्कत है ये सेट नहीं है। तुम बोलोगे कि हाँ अरे बर्ड ही तो, आसमान में बर्ड ही तो उड़ती हैं, ठीक है। अगर एक एनिमल पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो आसमान में बर्ड ही तो उड़ती है, तो ये सेट हो गया, लेकिन बेसिकली इट्स नॉट अ सेट। मैंने सेट की परिभाषा परिभाषा इट मीन्स डेफिनेशन पहले ही बताई है कि इट्स अ वेल डिफाइंड। अब तुमने यहाँ पे बर्ड बोला, क्या तुमने किसी बर्ड का नाम लिया? हुँ? कि भाई वो एक स्वान थी, या फिर कुछ भी ले लो भाई, एक वो भी तो होती है, क्या होती है भाई, पीजन होता है, ठीक है, मतलब एक्सेट्रा। तुमने ऐसा नाम लिया, तुमने नाम नहीं लिया, तो तुमने वेल डिफाइन इसको नहीं किया, तो भाई ये एक सेट नहीं है। देखो बेसिकली तुम्हारे यूनिट टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, मिनिमम मिनिमम मेरे हिसाब से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। उसमें तुमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेट। ठीक है, तो उसमें कृपया करके मार ना खाएं। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने वेल डिफाइन का पढ़ाया है वहाँ पे चेप कराएं और अपना पूरा नंबर लेकर आए। ठीक है, चलो भाई। क्या टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं। यार देखो इस पे ज़्यादा स्ट्रेस देने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जितना मैंने बताना है सेट के बारे में, ठीक है, बाकी आप टेक्स्ट बुक्स को भी रेफर करें मेरे हिसाब से। फॉर क्लास 11th, अगर मैं अपनी बात करूं मैं क्या क्या करता था, मैं आर डी शर्मा करता था। देखो मेरे को 11th और 12th की आर डी शर्मा आती है, ठीक है, 11th और 12th। फिर उसके बाद मैं एन सी आर टी में बाद में करता था। यार एन सी आर टी का उतना स्कोप नहीं रहता, ठीक है, एन सी आर टी से तुम थ्योरी, जेनविन थ्योरी तुम्हें एन सी आर टी में मिलेगी, ये पक्की चीज़ है, ठीक है, लेकिन तुम्हें जो एक्सपोजर मिलेगा वो आर डी में मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम पे ज़्यादा टाइम है भाई, तुम ज़्यादा वेल्ले आदमी हो, तुम्हें कुछ काम धाम नहीं रहता, तो तुम एग्जाम्पलर में मुंह उठा के चले जाना। ठीक है, चलो कितना बताना पड़ता है, काश मेरे को कोई इतना बताता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। चलो भाई कुछ नोटेशंस बता देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली वीडियोस उनके लिए हैं जो क्लास 10 से मुंह उठाकर आए हैं। ठीक है, कंपटीशन वाला अगर इसको देख रहा है तो भाई तेरा नहीं होगा। ठीक है, तमीज में लिखो थोड़ा। पहला, जो एन है, हेलो, जो एन है वो तुम्हारा नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। ये सब लिखो यार, ठीक है, ये सब लिखो। जो तुम्हारा क्यों है वो रेशनल नंबर को डिनोट करता है। अब ये बने क्यों? देखो, अगर आप एक साइंटिस्ट हैं बेसिकली, और आप कहीं खड़े हैं लेक्चर में, ठीक है, और आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, तो आप पूरा नहीं लिखेंगे कि 5 इज अ रेशनल नंबर, आप लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू क्यों। ये बिलोंग्स का भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, ठीक है। देखो, क्यों पॉजिटिव होता है और क्यों नेगेटिव होता है, इसका मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल नंबर, ठीक है जी। अब भाई कोई एक महान इंसान क्लास के सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ के सोच रहा है कि रेशनल नंबर होते क्या है। तो रेशनल नंबर होता है भाई, मैं बता देता हूँ यार, क्योंकि वो मैं ही था। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू होता है, जहाँ पे पी और क्यू आपका दोनों इंटीजर होते हैं, और यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अभी ये वाली गाथा आपको नीचे समझ आएगी, ठीक है। पिंक उठा लो भाई।
जय भाई जेड इंटीजर है। अब तुम सोच रहे हो कि जेड कोई इंटीजर नंबर है ना, बेसिकली सेट है। n is the set of all natural numbers, q is the set of all rational numbers, z is the set of all integral numbers और basically integers। अब इसमें भी भाई वो सेम है, z पॉजिटिव और z नेगेटिव, ठीक है, मैं वो दोबारा नहीं बताने वाला। अब आपका इंटीजर हो गया, रेशनल हो गया, होल नंबर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक, किसी काम का नहीं है, ठीक है। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर बता देता हूँ। ये रियल नंबर हो गया। अब इसमें भी आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव होता है। देखो आगे चल के आपको सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगी तो उसमें ये आपका काम आएगा, ठीक है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आपका समय वेस्ट हो रहा है तो आप आगे 3 मिनट स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाद में समझ नहीं आएगा कुछ। या कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ये मत बोलना कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, बेसिकली क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पे आयोटा इसके बराबर होता है, ठीक है। जिसको आता है ठीक है भाई, नहीं आता ठीक है लिख लो, बाद में काम आएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ एक क्वेश्चन आपका आ सकता है आपके यूनिट टेस्ट में। डिफाइन, ई कहाँ गायब हो गया, डिफाइन कलेक्शन एंड सेट, बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है। मेरे टाइम पे आया था तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अरे सिंपल सी बात है, सेट है वेल डिफाइन, कलेक्शन तो भाई कोई सा भी कलेक्शन हो गया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, कलेक्शन हो गया। कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट हो गया तो सेट हो गया, क्योंकि आप ब्राइट स्टूडेंट में तो नहीं आएंगे, मैं भी नहीं आऊँगा, ठीक है। तो हम सब तो कलेक्शन वाले हैं। बाकी जो सेट वाले स्टूडेंट्स है वो अलग है, तो वो एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अब आप जो सेट पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने आए हैं, लेकिन आप इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे? आप एस लिख के तो चले नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको दो फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब इन टू फॉर्म्स। I'm already saying sorry for my bad handwriting. It's my initiation in this industry. ठीक है, तो कहा सुना तो क्या ही माफ़ करोगे, देखना ही माफ़ करना, ठीक है। सबसे पहले होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। मैं जैसे नोट्स बना रहा हूँ यार, प्लीज़ वैसे ही बनाओ, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, अगर तुम मेरे दिमाग के एनालॉगी देखोगे तो तुम्हें इस वे में ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, ठीक है। ऐसा देखो कुछ मेरे टाइम पे मेरे को पढ़ाया करते थे कि एक टॉपिक कराया, क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, फिर अगला टॉपिक कराया, उसका क्वेश्चन करा रहे हैं, पिछला टॉपिक गायब, ठीक है। ये गलत नहीं है, अच्छा है, बट फॉर पर्टिकुलर्स मेरा ऐसा मानना है कि भाई एक लेवल तक थ्योरी कराओ, उसके बाद क्वेश्चन कराओ, उसके बाद अगर कोई सेपरेट थ्योरी है वो पढ़ाओ, इंटरलिंक्ड थ्योरी सारी एक साथ पढ़ाओ। हाँ, बीच बीच में एग्जाम्पल जरूरी है भाई, ठीक है, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं और इसके साथ एक भयंकर वाला क्वेश्चन लेंगे। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सबसे पहले वीडियो पॉज पॉज करके खुद करें, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे तो मत करो, ठीक है। रोस्टर फॉर्म या बेसिकली होता क्या है, अगर आपके पास कोई एक सेट है और देखो सेट रिप्रेजेंट कैसे होता है, सेट रिप्रेजेंट होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ऐसे सेट रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि शायद मैंने, देखो इसमें बताया था, ये मैंने वोवल वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो अरे 1 सेकेंड, तो जैसे कि ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है।
तो देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, इससे आप सेट को डेनोट करते हैं, ठीक है जी। तो इससे हमारा रोस्टर फॉर्म का क्या लेना देना। मैं आपको सीधे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। रोस्टर फॉर्म इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन विच द एलिमेंट्स आर डिनोटेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन अ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इस डेफिनेशन को कॉपी में लिख लेना, ठीक है। बेसिकली यार ये यार तुम नॉर्मल फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वही रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म कुछ नहीं है। अब जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो उनका सेट बना के दो, तो तुम प्राइम नंबर्स में क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, हाँ 9 नहीं आता भाई, 11 आता है, ठीक है। 9 3 से डिवाइड हो जाता है, ऐसे डॉट 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 करके, ठीक है। ये एक रोस्टर फॉर्म बन गई प्राइम नंबर्स की, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी, वो सेट बिल्डर के लिए। अच्छा हम एक बार सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा कॉपी में लिखते रहो, ठीक है। हर एक वीडियो के बाद एक सेपरेट क्वेश्चन की जो वीडियो होगी मैं वो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। उससे होगा क्या कि अगर आप ये वाली वीडियो देख चुके हैं, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के पास मेरे पास आते हैं, तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कुछ, ठीक है भाई। सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं। बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है, जैसे अगर मेरे पास कोई एक सेट है, मैं सीधा आपको बताऊंगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये भाई आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये जो 2 डॉट है इनको बोलते हैं सच दैट, और ये जो है आपकी ये होती है प्रॉपर्टी। ओ मैन, ठीक है। तो ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। अब इसको लिखने का एक तरीका और होता है, एक्स, सॉरी, एक सिंगल लाइन बना दो और प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिख दो, ठीक है। अब ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो एक सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अब जैसे आपके दिमाग में आएगा कि यार ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले आप सोचिए कि अगर एक कोई सेट ए है तो सारे ऑड नेचुरल नंबर होते क्या क्या है। यार नेचुरल एक 1 से स्टार्ट होगा, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा, एक 7 आएगा, एक 9 आएगा, ऐसे करते करते चलता रहेगा। तो मैं अब आपको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दिखाता हूँ, सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 फॉर
n बिलोंग्स टू n। अब मैं ये रट के नहीं आया हूँ, इसका सीधा सा एक लॉजिक होता है, ठीक है। वो लॉजिक क्या होता है कि अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखूँ तो x की वैल्यू 1 आएगी, n की वैल्यू 2 रखूँ तो x की वैल्यू 3 आएगी, n की वैल्यू 3 रखूँ तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो ये मेरा सेट बन जाएगा 1,3,5 और ये आगे से चलता रहेगा। तो इन जैसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, अपना दिमाग चलाना है, ठीक है। आप प्रॉपर्टी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, देखो मैं बहुत, ये तो बहुत आसान है यार बेसिकली। इट्स 4। आप सीरीज को देखो, सेट को देखो, चल कैसे रहा है। तो ये क्या हो गया भाई, जो सेट ए है वो तुम्हारा एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर फॉर एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लो। अगर मेरे पास एक सेट है, अ सेट ऑफ फॉर, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस देखो बनते नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तुम कहाँ से लाओगे इतने क्वेश्चन। एक सेकंड यार, एक सेकंड देखने दो मेरे को, ये थोड़ा सा कट हुआ है, अच्छा 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 अच्छा। चलो अच्छा, वो कॉम्प्लेक्स वाला कट हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेट्स। ना ना ना, सॉरी सॉरी, इससे पहले एक सवाल कराना ज़रूरी है यार, वो वाला। ठीक है, अब तुम्हें रोस्टर फॉर्म भी आता है, तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म भी आता है, ये आप खुद करिएगा बेसिकली, ठीक है। सेट बिल्डर समझ लेना, ठीक है। फॉर बी, अब ए सेट कैसा दिखता है, ए सेट ऐसा दिखता है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। मेरे को ये थोड़ा अच्छा लगा। 5 मिनट पॉज दो, खुद करो यार, ठीक है। जिसका हो जाए चेक करो, और जिसको खुद पे खूब भरोसा है, एकदम अटूट भरोसा है कि हाँ मैं ही हूँ जो इसको नहीं कर सकता, वो मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। पॉज करो वीडियो को। यार देखो, पहले तुम सीरीज को समझो, सीरीज चल कैसी रही है। तुम्हें ऊपर क्या दिख रहा है, तुम्हें ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। देखो, एक अच्छा मैथमेटिशियन वो होता है जो पेन को कम से कम यूज़ करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करे, ठीक है। तुम जिस दिन अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे मार्क्स भी अपने आप आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। और यू विल बी अ गुड मैथमेटिशियन तो नहीं बोलूँगा, बट यू विल बी गुड इन मैथमेटिक्स, ओके। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एक ऐसी सीरीज चल रही है, नेचुरल सीरीज चल रही है, नीचे भाई 1+ करके सीरीज चल रही है। तो मैं देखो, अगर मैं यहाँ n लिख दूँ और यहाँ मैं n+1 लिख दूँ, मेरा कौन क्या ही बिगाड़ लेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, हाँ मैं कुछ कंडीशंस डालूंगा, मैं पक्का कुछ कंडीशंस डालूंगा, सॉरी।
ठीक है, मैं कुछ कंडीशंस डालूंगा कि फॉर, सबसे पहले भाई ये n नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। और उसके बाद जो मेरा n है ना, वो मेरा, अच्छा हाँ एक गलती हो गई मेरी, 9/10 होगा यार लास्ट, सॉरी। अरे अगर ना भी होता तो क्या ही दिक्कत होती। हाँ, तुम इसको एज इट इज़ लिख के रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, बताता हूँ कैसे। चलो मान लो ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बस इतने पे मैं क्लोज कर दिया। तो मैं सेट लिखूंगा माई एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, फिनिश, खत्म। अगर मैं जैसे यहाँ वाली प्रॉपर्टी कह रहा था कि हाँ भाई यहाँ मैं 9/10 लिखना भूल गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता, होता तो कुछ नहीं। तुम यहाँ एक कंडीशन लिख देते कि n शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 9, काहे, क्योंकि लास्ट का तुम्हारा n/n+1 होता। तो अगर तुम यहाँ पे 9 डालते तो तुम्हारा 9/10 अपने आप आता। ठीक है, और इसमें ऐसे ज़्यादा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है कि 1 से चालू करके अपन 9 तक लिख देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है नेचुरल नंबर 1 से ही चालू होता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस, हाँ ठीक है, कहाँ के क्वेश्चन है, इंटरवल इक्वल सेट्स, ठीक है, इसी को क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा पेन दो यार कोई, चलो वाइट भी अच्छा रहता है कभी कभार। मेरे को आप कमेंट करके बता देना यार कि आपको मैक्स टू मैक्स कितना ड्यूरेशन का वीडियो चाहिए। मेरे हिसाब से अगर 33 मिनट्स तो हो ही चुके हैं, 40 मिनट्स का करते हैं, लास्ट टॉपिक रखते हैं इसको। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स बेसिकली पहला आ जाता है आपका एम्प्टी सेट। चैप्टर आसान है वैसे बहुत, इसको आप नल सेट भी बोलते हैं, इसको आप वाइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नल सेट हो गया, फाइनाइट सेट, तीसरा हो गया इनफाइनाइट सेट, चौथा हो गया इक्वल सेट, और पांचवा हो गया इक्विवेलेंट। देखो ये का होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इतने टाइप के सेट्स होते हैं। मैं एक अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, पढ़ा तो इसे मैं दो रहा हूँ। ठीक है, इनको कॉपी में नोट कर लीजिए, अगली क्लास इन पर होगी। और मैं बता देता हूँ अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम सबसेट पढ़ेंगे, एक जेई पीओवी क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आपका पावर सेट, फिर उसके बाद आपका यूनिवर्सल सेट आता है।
ठीक है। उसके बाद आपके इंटरवल्स, यार इंटरवल में से एक क्वेश्चन आता है, जेई में आता है लेकिन, ठीक है। इंटरवल्स हो गए, फिर उसके बाद आपका वेन डायग्राम, ये मस्त टॉपिक है भाई, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और पढ़ाई पे ध्यान दो, लाइक सब्सक्राइब तो होता रहेगा, तुम्हें ये खुद इंपॉर्टेंट लगेगा तो तुम खुद ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर लोगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।